हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू दी सन। ठीक है, तो इसमें टेक्निकल टर्म हम कुछ देखेंगे जैसे सोलर फ्लेयर्स, ब्लैक स्पॉट और लेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इन सब को जानने से पहले कुछ और भी चीज़ें हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो उसमें क्या है, हम सन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सन का जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ कंपेरिजन देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेयर क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम आएंगे सोलर फ्लेयर्स, उसके बाद ब्लैक स्पॉट। तो चलिए देखते हैं हम स्टेप वाइज पहले क्या कर लेते हैं, हम जान लेते हैं कि इसको कब क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला हम सन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये ओवरव्यू वीडियो है। उसके बाद हम क्या सन और अर्थ का, सन एंड अर्थ का क्या कंपेरिजन देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, थर्ड में हम आ जाएंगे अपने कहाँ पे, लेयर, सन के लेयर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम सोलर फ्लेयर्स के विषय में। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब सोलर फ्लेयर्स एक्सप्लेन करने के बाद तब हम देखेंगे सन स्पॉट क्या होता है। ठीक है, तब हम देखेंगे सन स्पॉट को। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सन के विषय में। होल्ड अ मिनट। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं किसके विषय में, सन के विषय में। थोड़ा सा, बस बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सन क्या है, हर कोई जानता है कि ये मतलब गर्म गैसों का एक पिंड है। ठीक है, गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ एक पिंड है जो कि अत्यंत गर्म है। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन में कौन कौन गैसेज आती हैं वो थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो हर कोई जानता है कि हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 70%। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है हीलियम। हीलियम की प्रतिशतता होती है 26 पॉइंट समथिंग परसेंट, 26 पॉइंट अबाउट कितना होता है, 26.5% अबाउट मान लें। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हम मेज़र नहीं कर रहे हैं, वैसे ये डाटा किताबों से है। तो ये हीलियम की मात्रा 26.5%, और इसमें अदर जो हैं, अदर में क्या, अदर में है 3.5%। ठीक है, और जो अदर ये 3.5% है उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें आपका आता है ऑक्सीजन, कार्बन, उसके बाद एक आता है नियान। ये तीन गैसेस आती हैं। ठीक है, अदर में। तो ये तो रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सन। अब थोड़ा सा इसके विषय में और जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम का ये कितना पार्ट है, जो हमारा टोटल सोलर सिस्टम का ये 98.83% जो है वो टोटल हमारा क्या है, वो सन ही है। ठीक है, सूरज का जो साइज़ है वो अपने टोटल सोलर सिस्टम का 98.83% हिस्सा स्वयं क्या है, सन है। तो ये तो रहा हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सन। थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा और क्या, पृथ्वी के कंपेरिजन में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए हर कोई जानता है कि पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश पहुंचने में टाइम लेता है वो 8 मिनट 2 सेकेंड लेता है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी हम कुछ और भी टर्म जानेंगे पृथ्वी और सूर्य के कंपेरिजन में। ठीक है, ये रही हमारी पृथ्वी। अगर देखें वैसे एक स्केच है, वैसे इसका साइज तो मतलब इसका जो शेप है वो इलिप्साइड है, लेकिन हम इलिप्साइड नहीं ट्रेस कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा पृथ्वी। अब देखते हैं कुछ फैक्ट। देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। कितना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये कितने के इक्वल होती है, देखिए वैसे तो बोलते हैं 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है बीच में, लेकिन वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वो डिस्टेंस है हमारा कितना, 14 करोड़ 95 लाख 97 हजार 8सौ 71। कितना, 14 करोड़ 95 लाख 97 हजार 8सौ 71 किलोमीटर वो टोटल डिस्टेंस है। उसको मोटी मोटा कितना बोल देते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक जो लाइट रेडिएशन बोल लीजिए पहुँचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 2 सेकेंड। ये तो आपका एक फैक्ट और हो गया, ये तो बेसिक फैक्ट है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जान लें, इसमें एक चीज़ और देखिए, पृथ्वी की डाया हर कोई जानता है कितना, 6500 किलोमीटर इसका रेडियस होता है, उसी को ऐड कर दीजिए तो आपके कितने हो जाएंगे, 13,000 मतलब 13,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 13,000 किलोमीटर इसका टोटल रेडियस हो जाएगा पृथ्वी का। और लेकिन इसका जो रेडियस है, किसका, सन का जो रेडियस है वो कितना है, 13,92,000 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, इसका डाया। तब उसी हिसाब से क्या पृथ्वी का और सन का इसकी साइज कंपेरिजन की जा सकती है। ठीक है, तो जब हम इस डाया को कंपेरिजन में लाते हैं तो साइज कितनी, जो सन की साइज है जो पृथ्वी के साइज के रिस्पेक्ट में
109 गुना, यानी कि टाइम इस गुना, ठीक है, मतलब यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट, टाइम को गुना के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये 109 गुना बड़ी है, ठीक है। पृथ्वी के रेस्पेक्ट में सन की जो साइज़ है वो 109 गुना बड़ी है, ठीक है। अब देखिए मास के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, मास मीन्स द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो इसका मास है सूर्य का पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, वो कितना अधिक है, 3,33,000 गुना, ठीक है। ये कितना है, 3,33,000 गुना अधिक है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, पृथ्वी के। 3,00,000, ये सही से यहाँ पे हम 3,33,000 गुना अधिक है, क्या, मास। मास बोले तो द्रव्यमान। तो ये तो रहा थोड़ा सा पृथ्वी और सूर्य का कंपैरिजन और रिलेशन। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानते हैं, जब डिटेल में हम जानेंगे तो वो टर्म भी इसमें इंक्लूड करते चलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके विषय में, सोलर, जो सूर्य का जो लेयर है उसके विषय में, ठीक है। तो हम चलते हैं सूर्य के लेयर के विषय में, ठीक है। तो चलिए इस इमेज को आप पहले ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। देखिए ये है सूर्य का कोर, ठीक है, क्या है, सूर्य का कोर। यहाँ पे देखिए एक फिनोमिना होती है, सूर्य के कोर में ऐसा मतलब कैलकुलेशन किया गया है कि पर सेकेंड इसमें 40 टन हाइड्रोजन बर्न होता है, ठीक है। कितना, 40 टन, ठीक है, 40 टन नहीं, 40 लाख टन, सॉरी, 40 लाख टन पर सेकेंड क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बर्न होता है, हाइड्रोजन बर्न होता है। मतलब बोल लीजिए कि न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एनर्जी इमिट करता है, कितना, 40 लाख टन, ठीक है। ये तो रहा कोर, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकेंड है, सेकेंड आप लेयर देख रहे होंगे, उसको रेडिएट जोन बोलते हैं, रेडिएटिव जोन, जहाँ पे रेडिएशन जो है तीव्र होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, रेडिएट जोन। कोर के बाद जो जोन है उसको बोलते हैं क्या, रेडिएट जोन, ठीक है, रेडिएट जोन। और जो कोर का टेम्परेचर होता है वो बहुत अधिक होता है, कितना, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर कोर का होता है, कितना, 1 करोड़, इसका टी यहाँ लिख लीजिए, टेम्परेचर कितना होता है कोर का, 1 करोड़, हम देखिए इसको थोड़ा सा टेक्निकली लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 1,50,00,000, ठीक है, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, कोर का टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब इतना टेम्परेचर है, अब देखिए इसमें 40 लाख टन हाइड्रोजन यदि पर सेकेंड बर्न हो रहा है तो जाहिर सी बात है उतना टेम्परेचर हो ही जाएगा। देखिए ये हाइड्रोजन हमने लिखा है, सॉरी, 1 मिनट, ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोजन, इतना बर्न होता है। ये तो रहा हमारा कोर के विषय में, जो कि इसका सेंटर पॉइंट है। अब इसका देखिए रेडिएट जोन के विषय में कुछ डिटेल नहीं, इसका भी टेम्परेचर हाई होता है। ये है कि यहाँ से जो रेडिएशन प्रोसेस स्टार्ट होती हैं, क्या, जो भी सोलर विंड वगैरह ब्लो होती हैं आउटवर्ड, तो यहीं से क्या स्टार्ट होती हैं, रेडिएशन की प्रोसेस रेडिएट जोन से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद देखते हैं हम कन्वेक्शन जोन का, ठीक है, इसमें एक कन्वेक्शन जोन है। तो पहले कन्वेक्शन जोन का क्या, इसमें थोड़ा सा ये भी जान लें, रेडिएट जोन और कन्वेक्शन जोन को कभी कभी एक ही मान लेते हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम जो कन्वेक्शन जोन और रेडिएट जोन का टेम्परेचर साथ साथ में देखें तो दोनों का टेम्परेचर अबाउट कितना होता है, 0.59 करोड़, ठीक है, कितना, 0.59 करोड़ केल्विन के अबाउट है, ठीक है। या तो इसको बोल लें कितना, कन्वेक्शन जोन का टेम्परेचर ये डिग्री सेल्सियस में बोलें तो ये होता है हमारा, कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। कितना, 20 लाख, इसको लाख बोल लिख लीजिए, लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है किसका, कन्वेक्शन जोन का। अब देखिए इसी को रेडिएट जोन भी बोलते हैं। और जो फोटोन एनर्जी है ना, यहाँ पे यहीं से आउटवर्ड इमिट्स होती है, ठीक है, फोटोन एनर्जी यहीं से इमिट होती है। और देखिए अभी किसी से क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोना, देखिए इसका जो मोस्ट आउटर लेयर है सन का उसको बोलते हैं कोरोना।
तो यहाँ तक जो सनलाइट पहुँचने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेता है। यदि जो हर किसी के माइंड में ये स्ट्राइक करेगा कि जब पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 2 सेकंड लेता है तो कोरोना तक पहुँचने में और कम समय लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस कोरोना इसकी आउटर मोस्ट लेयर और इसके कोर के बीच में है, ठीक है। इसलिए यहाँ से इसके रेडिएट जोन से जो लाइट है, जो रेडिएशन है, यहाँ तक पहुँचने में, कोरोना तक पहुँचने में 1.7 लाख कितना साल ले लेता है। कितना? 1 पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें आप, 1.7 लाख कितना ईयर ले लेता है। ये आप रिवाइज कर लें, 1.7 लाख ईयर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट को पहुँचने में या रेडिएशन को पहुँचने में 1.7 लाख ईयर्स मतलब टाइम लग जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारा दूसरा फोटोस्फीयर। देखिए फोटोस्फीयर के विषय में हम जानेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोसेस हमारा सोलर फ्लेयर्स वाला है, फिर सनस्पॉट वाली है जो घटनाएं, वो ज़्यादातर ये फोटोस्फीयर के ही रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब ये फिनोमिना इसी के इर्द गिर्द और इसके आउटर मोस्ट लेयर की ही बातें हैं, ठीक है। तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर एक्चुअली बहुत अधिक नहीं होता है, इन सब के कंपेरिजन में इसका टेम्परेचर कम होता है। इसका टेम्परेचर देखिए आउटर मोस्ट लेयर से मतलब जस्ट बिलो है, तो इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। किसका? फोटोस्फीयर का, ठीक है। तो ये तो रहा फोटोस्फीयर के बारे में। अभी फोटोस्फीयर को थोड़ा सा जब हम सोलर फ्लेयर्स देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो ये रहा हमारा फोटोस्फीयर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, ठीक है। क्रोमोस्फीयर में भी टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। इसमें भी कोई स्पेशल फिनोमिना नहीं होती है, इसलिए इसका भी टेम्परेचर डाउन होता है। तो इसका भी टेम्परेचर 4320 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वैसे मतलब जब बात की जाती है कि सोलर सरफेस का टेम्परेचर कितना है, सरफेस में काउंट करते हैं फोटोस्फीयर को, तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आंसर आपको डालने होते हैं। ये नहीं कि कोरोना का टेम्परेचर आप वहाँ पे इंक्लूड कर दें, क्योंकि कोरोना का टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। तो कोरोना का टेम्परेचर मतलब फोटोस्फीयर के टेम्परेचर से काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे ना करें। तो आप देखिए कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 20 लाख डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है, ठीक है। कितना? 20 लाख डिग्री सेल्सियस। जैसा कि टेम्परेचर आप कहाँ देख रहे थे, किस जोन में आप देख रहे थे 20 लाख डिग्री सेल्सियस? कन्वेक्शन जोन में। अब देखिए ये टेम्परेचर कोरोना की इतनी अधिक क्यों होती है, अब इसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। तो वो कारण क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए इसका टेम्परेचर भी कितना है, 20 लाख डिग्री सेल्सियस के अबाउट, 20 लाख डिग्री सेल्सियस के अबाउट। कारण ये है कि कोरोना का जो एटमॉस्फेयर है, कोरोना एटमॉस्फेयर में आयंस मिलते हैं, ठीक है। कोरोना के एटमॉस्फेयर में जो सन का आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, ठीक है, उसमें आयन आयन मिलते हैं। और देखिए अपने आयन मंडल का भी टेम्परेचर हाई होता है। तो आयन क्या है, मतलब उनमें जो परस्पर चाहे रिएक्शन बोल लें, चाहे जो भी इंट्रैक्शन बोल लें, उसकी वजह से आयन एक्सचेंजिंग के प्रोसेस में क्या हीट क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, या फिर बोल लें कि हीट और इवॉल्व हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, आयन है। आयन किस का है? आयरन का है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम का है और उसके बाद नियॉन का है, ठीक है। तो इन सब का आयरन मतलब यहाँ फेरस, हमने फेरस, आयरन, कैल्शियम और नियॉन का क्या है वहाँ पे आयन है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या है, अधिक है, ठीक है। अब देखिए अब इसके विषय में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा लेयर क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं क्या, थोड़ा सा इसमें और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, तो फिर हम आगे सोलर फ्लेयर्स के विषय में बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रिट्रीट करते हैं। हाँ, यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स, वैसे हेडिंग हम सोलर फ्लेयर डाल देते हैं क्योंकि अब हमको सोलर फ्लेयर्स के विषय में जानना है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा सोलर फ्लेयर्स। तो इसमें एक चीज़ जान लीजिए, पहले हम क्या करते हैं, एक स्केच कर लेते हैं। ये हमारा सूर्य है और क्या है, ये हमारी पृथ्वी। देखिए हमको कोई भी चीज़ पृथ्वी से कोरिलेट करते हैं तो ज़्यादा समय तक टिकती है। अब यहाँ से क्या है, जो भी लाइट यहाँ से इमिट होती है, मान लीजिए यहाँ से कोई भी लाइट यहाँ तक आ रही है, ठीक है,
ये कोई भी रेडिएशन यहाँ पे आ रही है तो क्या हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर हमारा जो क्लाउड है क्लासिफाइड कई लेयरों में, ठीक है। आप जानते होंगे ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सट्रोस्फेयर, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ तक नहीं है तो डिस्टेंस काफ़ी है, तो ऐसे क्लाउड का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो सूर्य में जो रेडिएशन आते हैं, जो एनर्जी यहाँ से इमिट होती है सोलर विंड के रूप में या किसी और के रूप में, ठीक है, या सोलर फ्लेयर्स के रूप में, चाहे जैसे भी, तो क्या है यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। तो कई लेयरों से होके पहुँचती है। तो इसमें क्या है, इसके रेडिएशन में गामा रेज निकलती हैं, गामा रेज, यक्स रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट में ज़्यादातर गामा किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज में ए और बी कैटेगरी है, तो ए काफ़ी हार्मफुल होता है, और ये है गामा, फिर ये है एक्स रेज, ये है अल्ट्रावायलेट रेज, फिर फोटोलाइट के रूप में, फिर रेडियो वेव के रूप में, मतलब लाइट क्या है, एनर्जी इमिट होती है, ठीक है, कई डायरेक्शन में ब्लो होती है, लेकिन ये अपने जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो कई क्लाउड लेयर से होके पहुंचती है, तो इसका जो इंटेंसिटी है कम हो जाता है हमारे पृथ्वी पे, ठीक है, आते आते इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसको यदि हम देखें सोलर कांस्टेंट के रूप में, एक सोलर कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें 1366 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर मतलब रेडिएशन का जो मतलब इफ़ेक्ट है वो पड़ता है, ठीक है, कितना 1366 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये तो रहा थोड़ा सा इनके सोलर मतलब फ्लेयर्स के विषय में, और फिर इनकी एनर्जी इमिट होती हैं कैसे यहाँ तक आती हैं। देखिए यहाँ से यदि जो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली आ जाए तो कैंसर होने के कारण मतलब कारण बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसको टैकल करता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा था, मतलब अभी सोलर फ्लेयर को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सोलर फ्लेयर, एक मिनट। अब हम देखते हैं अपने सोलर फ्लेयर को। सोलर फ्लेयर को थोड़ा सा, ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे से करेंगे सोलर फ्लेयर को, ठीक है, क्योंकि सोलर फ्लेयर की घटना 1859 में एक बार हुई थी, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा था पृथ्वी को, तभी हम इसको डिटेल में करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का जो फोटोस्फेयर है, ठीक है, मान लीजिए ये सन है, इसका रेडिएट जो नहीं है, ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं ये फोटोस्फेयर है, क्या है, फोटोस्फेयर को पी से डिनोट कर लें, फोटोस्फेयर है, ठीक है, पृथ्वी को भी स्केच कर लें, ठीक है, ये है हमारा फोटोस्फेयर। अब यहाँ से क्या है, फोटोस्फेयर से क्या है कि कुछ पुंज ब्लो होती है, ठीक है, ऐसे फोटोस्फेयर से कुछ रेडिएशन के रूप में, कुछ एनर्जी के रूप में ऐसे ब्लो होती हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। वो होती क्या एक्चुअली, वो चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अल्फ़ा पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, वो उन्हीं का क्या है एक मतलब कलेक्शन होता है, जो क्या होता है ब्लो होता है बाहर की ओर, आउट की ओर क्या है बहता है, ठीक है। तो उसी को क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, या तो क्या बोल लेते हैं उसको सोलर विंड, भी उसी को हम क्या करते हैं मतलब उसी को बोल लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, कहाँ से मतलब निकलती है, तो सोलर फ्लेयर निकलती है सूर्य के फोटोस्फेयर से, ठीक है। और अब देखिए मान लीजिए ये कोई सोलर फ्लेयर्स यहाँ से निकल रही है, इसकी अगर इंटेंसिटी बहुत अधिक है तो क्या करेगी, ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंट्री मारेगी, ठीक है। ये क्या क्या करेगी, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना है हम लोग। ये मान लीजिए सोलर फ्लेयर है, तो हमारे इसका जो सोलर फ्लेयर हमारे मैग्नेटिक फील्ड में, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड अपने अर्थ की, इसमें एंट्री जब मारेगी तो क्या है ट्रैप हो जाएगी। ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं इसमें क्या हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड में, जब एंट्री मारती हैं तो यहाँ पे रुक जाती हैं, बंध जाती हैं। इसलिए क्या हमको आसमान में ऑरोरा दिखाई देता है, कुछ चमकीला चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ऑरोरा का फिनोमिना, ऑरोरल फिनोमिना इसी वजह से होता है कि जो सोलर विंड, सोलर
फ्लेयर्स वहाँ से जब इमिट होती हैं, इंटेंसिटी अधिक होता है, हमारे मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करते हैं। इसको समझ लीजिए, टेक्निकल टर्म में हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फंस जाती हैं, और फंसने के बाद वहाँ पे चमकती हुई दिखाई देती हैं, एक दीप्ति प्रतीत होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑरोरा। ठीक है, अब देखिए ऑरोरा कुछ और थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल है, और ये सदर्न हेमिस्फेयर है, तो ये सदर्न पोल है। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये सदर्न पोर्शन है, तो ठीक है, इसको एस पी लिख लिए, इसको एन पी लिख लिए। तो क्या होता है, यदि ये चीज़ें हमारे इस सेक्टर में दिखाई देती हैं, नॉर्दर्न पोर्शन में, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, और फिर यदि यही सदर्न में दिखाई देती हैं तो इसको क्या बोलते हैं। देखिए, जब ये सदर्न में दिखती हैं, सदर्न एटमॉस्फेयर में क्लाउड में दिखती हैं, तो इसको ऑस्ट्रेलियो बोरियोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जब ये सदर्न पोर्शन में दिखाई देती हैं तो इस ऑरोरा को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलिसिस, सॉरी हम वहाँ पे ऑस्ट्रियो बोरियोलिसिस बोल दिए थे, वो दोनों नाम ही हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियो, मतलब इसको बोलते हैं ऑस्ट्रोलिस, बोलते हैं ऑस्ट्रोलिस। ऑस्ट्रोलिस से ही यहाँ पे हमारे जो पृथ्वी पे जो हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उसका नाम इसीलिए ऑस्ट्रेलिया पड़ा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिस, क्या ऑस्ट्रोलिस, ऑस्ट्रोलिस, इसलिए उसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ा है। और जो सदर में दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्या, बोरियोलिसिस, बोरियोलिस, सॉरी बोरियोलिस। ठीक है, तो ये दो फिनोमिना सोलर फ्लेयर्स की वजह से देखने को मिलती हैं। ये तो हमारा नॉर्मल से थोड़ा सा हाइपर है यदि जो सोलर फ्लेयर, तो ये फिनोमिना देखने को मिलती हैं। लेकिन इसको यदि जो हम थोड़ा सा और समझें, देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, ये जो हमारा सोलर फ्लेयर है उसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सोलर मास इजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोलर मास इजेक्शन। सोलर मास इजेक्शन का क्या मतलब है, देखिए जब उसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक हो जाएगी तो वो अपने साथ जो फोटोस्फेयर में जो एनर्जी लेयर है, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स वगैरह, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, तो उनका जो चार्ज, मतलब जो वो कलेक्शन होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, और वो जब ब्लो करेंगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो सोलर का, जो सन का वो है क्या, मतलब प्लाज्मा वगैरह है, वो बाहर की तरह इजेक्ट होते हुए प्रतीत होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए अचानक से ऐसी कोई घटना हो गई, क्या, मतलब सोलर फ्लेयर का मास इजेक्शन हो गया, तो क्या होगा, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर, अर्थ के मतलब हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर लिया। और उसके बाद क्या है, अब इसमें एक चीज़ और होता है, जो मास इजेक्शन होता है, एक बार 1859 में ये घटना हो भी चुका है। ठीक है, 1859 में ये घटना हो चुका है, तो क्या करता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, हमारी कम्युनिकेशन को तोड़ देता है, जो कम्युनिकेशन जो वे है उसको मतलब हार्म पहुंचाता है। इसके मान लीजिए इसके जो भी सैटेलाइट वगैरह हैं, ये हमारे अर्थ के जो कक्षक में सैटेलाइट वगैरह हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट डाल रखे हैं, तो वो सोलर फ्लेयर जो मास इजेक्शन हुआ है वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से जो निकलने वाला वो मैग्नेटिक, यहाँ से जो सोलर फ्लेयर मास इजेक्शन हुआ है वो इन सबको हार्म पहुँचाता है। ठीक है, और ये क्या 1859 में जो घटना हुई थी वो तो काफ़ी मतलब बड़ी घटना थी। उसमें क्या हुआ था ना कि जब ये घटना हुई थी तो बहुत सारे मतलब वैन्स वगैरह जो भी थी वो अचानक से रुक गई थी, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक से पावर कट है, तो पावर है तो वो कट हो जाएगा अचानक से, जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये जो सैटेलाइट वगैरह हैं हमारे, जो अपने ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं, उन पे भी ये हार्मफुल इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, जो हमारा अन्य टेलीग्राफी कम्युनिकेशन है वो सब मतलब इम्पैक्ट होता है इसकी वजह से। तो उस समय क्या हुआ था, एक सोलर स्टॉर्म क्रिएट हुआ था पृथ्वी पे। ठीक है, कब, 1 से 2 सितंबर के बीच में 1859 में एक सोलर स्टॉर्म भी क्रिएट हुआ था अपने पृथ्वी पे। ठीक है, तो ऐसी घटना सोलर फ्लेयर की वजह से होती होती है, मतलब कम्युनिकेशन बैरियर में ये काफ़ी
कम्युनिकेशन बैरियर में जैसे मान लीजिए अब ये डिस्टर्ब करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को तो कम्युनिकेशन बैरियर पैदा होगा ही, ठीक है। तो ऐसा होता है सोलर फ्लेयर की वजह से पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये कैसे इम्पेक्ट करती हैं और क्या होती हैं ये तो हमने जान लिया। अब चलिए हम जानते हैं सन स्पॉट के विषय में, ठीक है। तो हम सन स्पॉट को जानते हैं, सन स्पॉट के विषय में देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है सन स्पॉट। सन स्पॉट को ब्लैक स्पॉट भी कभी कभी बोल लें, ठीक है। सन स्पॉट को जान लेते हैं डिटेल में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन सन स्पॉट से ही पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एक चीज़ करते हैं, आपको वो दिखा देते हैं। देखिए ये तो हमारा ये सोलर फ्लेयर्स का एक आपको एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, हमने इमेज ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको चमकती दमकती चीज़ दिखाई दे रही है ये सोलर फ्लेयर है, यही इमेट हो रही है, ठीक है। ये क्या होते हैं आवेशित कणों का मतलब एक कलेक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बोल लें या फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स बोल लें, अनदर रेडियो वेव्स बोल लें, फिर या तो कोई और वेव्स, मतलब प्लाज्मा जो कोरोना वगैरह का है वो सब क्या है उसका एक कलेक्शन इमिट होता है, बाहर की तरफ इजेक्ट होता है, वो क्या बोलते हैं सोलर फ्लेयर बोलते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या है अब आपका हाँ सनस्पॉट को जान लेते हैं, ठीक है। अब हम सनस्पॉट में देख लेते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट सनस्पॉट। सनस्पॉट आप देखिए इसमें, आप इमेज को अच्छे से देखिए, इसमें देखिए आपको काले काले धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आपको काले काले यहाँ पे देखिए ये काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में है क्या इसके विषय में जानते हैं। देखिए ये जो फिनोमेना है वो जो फोटोस्फीयर है उसके जस्ट मतलब ऊपर का मतलब जो लेयर है मतलब उसी में फोटोस्फीयर में ही देखिए कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर गिर जाता है, काफ़ी अधिक गिर जाता है, अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। फोटोस्फीयर जैसे मान लीजिए हमने फोटोस्फीयर समझ लिया, फोटोस्फीयर के जस्ट एवं मतलब हम आउटर में देख रहे हैं तो वहाँ पे ये टेम्परेचर गिर जाता है, इसलिए क्या होता है कि ये हमको काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। और ये जो काले धब्बे हैं इनका फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, फिर ये कैसे वहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है उसके विषय में हम जानते हैं। तो ये यही तो होता है एक्चुअल में सनस्पॉट, ये तो आप जान चुके, लेकिन ये होता क्यों है। तो देखिए क्या होता है, होता ये है कि जो हमारा फोटोस्फीयर का मतलब इसमें जो एबव वाला पोर्शन है वहाँ पे आके जैसे जो हमारी जो वेव्स हैं, जो सन की हमारी वेव्स नहीं, जो सोलर की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। और वो क्या होती हैं आके वहाँ पे कभी कभी कलेक्ट हो जाती हैं, ट्रैप्ड हो जाती हैं, एक दूसरे को मतलब कट करती हैं जो मैग्नेटिक वेव्स वगैरह हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि एक वहाँ पे कलेक्शन ऑफ क्या मतलब डिस्टरबेंस टाइप का, मतलब ऐसे कुछ बोल लीजिए। अगर ये हमारा फोटोस्फीयर का एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा फोटोस्फीयर है और इसके ऊपर ये जो हमारा पोर्शन है जहाँ पे क्या है कई वेव्स आके एक मतलब झुंड बना के एक ऐसे मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर देती हैं कि यहाँ से मान लीजिए हमारा कोर से जो भी लाइट इमिट होके आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो भी रेडिएशन जो भी प्लाज्मा चाहे कुछ भी यहाँ से आ रहा है तो क्या होगा यहाँ पे फंस जाएगा, इसके आगे यहाँ पे यहाँ इस साइड में हमको फोटोस्फीयर पे ये विजिबल नहीं होगा। और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है आउटर से यहाँ पे गिर जाता है, अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी ये टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, क्या काले काले धब्बे। तो इसीलिए जो सनस्पॉट है तैयार होता है, ठीक है। तो वो काले काले धब्बे देखिए इनके विषय में एक फैक्ट और जान लीजिए, ये काले काले धब्बे परमानेंट नहीं होते हैं। और ये जो काले काले धब्बे आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। इनकी साइज जानते हैं अबाउट 15 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर से लेके 1,60,000 किलोमीटर तक का इनका क्या हो सकता है डाया हो सकता है। ये जो आपके सनस्पॉट है, ठीक है, कितना हो सकता है आप मोटा मोटी इसको जान लीजिए कितना हो सकता है इनका डाया 60,000 किलोमीटर से लेके ये 1,60,000 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है।
इसका डाया, हम इसके ये छोटे छोटे जो डॉट दिखाई दे रहे हैं उनके डाया के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है, सनस्पॉट का डाया। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो 11 साल की होती है, ठीक है। इनका जो लाइफ साइकिल है मतलब ये 11 साल में अपना स्थान चेंज कर लें या समाप्त हो जाए, ऐसा हो सकता है। और वैसे सॉरी, इनका जो एज है वो मतलब कुछ घंटों से लेके कुछ हफ्तों तक भी हो सकता है, कुछ घंटों से लेके कुछ हफ्तों तक, ठीक है। कुछ घंटों से लेके, मान लीजिए 1 घंटे से लेके कई 4 सप्ताह तक, मतलब ऐसे हो सकता है, मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, कई सप्ताह भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 11 साल है। वो 11 साल क्यों है? लाइफ साइकिल का मतलब अभी हम समझते हैं। देखिए 11 साल में क्या होता है, जो सन है वो अपना जो मैग्नेटिक पोल है उसको चेंज करता है, ठीक है। मैग्नेटिक पोल क्या, जैसे अपने पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेटिक पोल, वैसे उसका भी है। तो वो अपना 11 साल में चेंज करता है। अब देखिए क्या होता है, यदि जो मैग्नेटिक पोल वो चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। और इसलिए जो आपके ये ब्लैक स्पॉट हैं उनका लोकेशन और फिर उनका जो बाइनरी सिस्टम ये जो फॉर्म होते हैं उनका एक दूसरे से लोकेशन भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? 11 साल की। अब देखिए इसमें एक चीज़ और फैक्ट में जान लेते हैं। इसमें जो काफ़ी डार्क पोर्शन है, मान लीजिए ये कोई हम एक, और इसमें मान लीजिए हमने एक ये डार्क हमारा ये क्या है, सनस्पॉट है, ठीक है। सनस्पॉट में मान लीजिए ये जो बिल्कुल डार्क पोर्शन है उसको बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लेगा। तो ये बोलते हैं अम्ब्रा। और इसका जो आउटर मतलब जो हल्का मतलब डार्क पोर्शन है उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा, पेनम्ब्रा। और देखिए ये तो हो गया इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब इसके विषय में कुछ और जान लीजिए। इसके विषय में ये है कि ये मतलब ये जितनी अधिक होंगी, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अब वो हम कम्युनिकेशन बैरियर सोलर फ्लेयर के रिस्पेक्ट में समझ चुके हैं, तो आप वहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बैरियर में इनका भी वही मतलब समझा जा सकता है जैसे वहाँ पे, ठीक है। तो अब लाइफ साइकिल देख लिया हमने, ये नॉर्थ पोल अपना साउथ पोल चेंज करती हैं इसलिए, ठीक है। तो ये रहा सनस्पॉट के विषय में, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि सेशन समाप्त करना चाहिए क्योंकि हम इसके विषय में समझ चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और देखिए लास्ट में शायद, हाँ लास्ट में हमने कुछ क्यूज ऐड कर रखा है, तो आप इसको कीजिए, ठीक है। और इसको करने के बाद जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे का रिव्यू कर लें आंसर, और फिर ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप क्या करें, थोड़ा सा तब इसको शेयर कर दें बस, और क्या, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप मतलब जागरूकता फैलाने में हेल्प करेंगे और काफ़ी लोगों की मदद हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।